आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की वर्कशीट यानी कि 8वीं क्लास की वर्कशीट जो कि है साइंस की, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 14 और आज हमारी तारीख है 18 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले शब्द है विस्थापन। तो अगर हम विस्थापन शब्द का मतलब जानने की कोशिश करें, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को अपनी जगह से हटा देना। विस्थापित करने का मतलब होता है दूसरी जगह पर स्थापित कर देना। स्थापित मतलब तो आपको पता ही है, किसी चीज को बिठा देना। अभी यहाँ पर किसी चीज को बिठाना, खड़ा करने का क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब ये है कि अगर अभिक्रिया होती है तो दो चीजें एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। जैसे मिक्स कोई चीज है तो वो अलग अलग हो गई, तो अपनी जगह से वो अलग हो गई या दूसरी जगह पर स्थापित हो गई। खैर अभी अब अभिक्रियाएं देखते हैं, फिर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक हमने धातुओं के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जिसमें हमने बात की थी कि धातुओं के गुण क्या होते हैं। वो तंती हैं, उनसे तार बना सकते हैं, उन्हें पीट कर चादर बना सकते हैं, उनके अंदर आघातवर्धनता होती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक। अभी हम कुछ और बातें पढ़ रहे हैं धातुओं के बारे में। तो कुछ धातु ऐसी होती हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि अगर वो किसी दूसरी धातु के संपर्क में आती हैं तो उनके अंदर अभिक्रिया होने लगती है। जबकि कुछ ऐसी होती हैं कि अगर दूसरी धातु के साथ मिला दी जाती हैं या दूसरी धातु के संपर्क में आती हैं तो कम क्रियाशील होती हैं। और कुछ तो ऐसी होती हैं जो जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई अभिक्रिया नहीं करती। अब जानेंगे हम इसी तरह की और चीजों के बारे में। जैसे आपको याद है, हमने पिछली बार पढ़ा था कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो पानी के, हवा के संपर्क में आती हैं तो वो अभिक्रिया करती हैं। जैसे हमने तांबे के बारे में या हमने पीतल जैसी चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे, उनके ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। लोहे की बात कर रहे थे तो उसके ऊपर जंग आ जाता है। सोने की बात कर रहे थे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सोने के ऊपर पानी या हवा जैसी चीजों का। तो अलग अलग धातुएं अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। तो वो तो हमने हवा, पानी जैसी चीजों की बात की थी पिछली बार, कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ रही हैं, कि वाटर के संपर्क में आ रही हैं, पानी के संपर्क में आ रही हैं। आज हम बात करें एक धातु जब दूसरी धातु के संपर्क में आती है तब क्या होता है। अब करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये एक्सपेरिमेंट के बाद आप कुछ और नई चीजें समझ पाएंगे। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। सबसे पहले हमने 5 बीकर लिए, वो 100 ml वाले बीकर लेने हैं और उन पर हमें लिख लेना है ABCDE। और हर एक बीकर में हमें 50 मिलीलीटर पानी लेना है, यानी कि आधा भरना है। 100 मिलीलीटर का है तो 50 मिलीलीटर पानी लेंगे तो आधा भर जाएगा। उसके बाद हर एक बीकर में जो पदार्थ हमें दिखाए गए हैं उन पदार्थों को डालना है। प्रत्येक का 1 चम्मच, प्रत्येक जो पदार्थ हमें दिया गया है उसका 1 चम्मच डालकर घोलना है। इन्होंने मात्रा हमें बताई है कि कितनी इस्तेमाल करनी है। प्रत्येक एक का 1 चम्मच डालना है, यानी कि सब बराबर बराबर डालेंगे हम। और इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने देंगे और उसके बाद फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद कि क्या हुआ। मतलब उसे हिलाना डुलाना कुछ नहीं करना है, डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो बीकर ए में क्या डालना है हमें, कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा, ये दोनों डालेंगे। दूसरे में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील डालेंगे। और फिर उसके बाद तीसरे में जिंक सल्फेट के साथ तांबे की छीलन डालेंगे और आयरन सल्फेट के साथ चौथे में तांबे की छीलन डालेंगे और जिंक सल्फेट के साथ लोहे की कील डालेंगे। अब आप यहाँ पर कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। पहला बीकर और दूसरा बीकर दोनों में कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट के साथ एक जगह पर तो जिंक का टुकड़ा है और दूसरी जगह पर लोहे की कील है, यानी एक में जिंक मिलाया गया और दूसरे में लोहा।
तीसरे बीकर में जिंक है और जिंक के साथ तांबा है। देखो पहले बीकर में जिंक और कॉपर सल्फेट था, इसमें तांबा और जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट के बाद इस बार तांबा है, पहले कॉपर था अभी तांबा है। फिर आयरन सल्फेट के साथ भी तांबा है, उसके साथ साथ कॉपर सल्फेट था और ये तांबे की छीलन है। कॉपर सल्फेट में भी कॉपर है और सॉरी ए और सी को देखेंगे हम तो तांबे की छीलन भी में कॉपर ही है, तांबा कॉपर ही होता है, लेकिन वो सिर्फ तांबा है। ऊपर तांबे के साथ हम सल्फेट भी देख रहे थे, वो कॉपर सल्फेट था। अब हम चौथे की बात करें, आयरन सल्फेट में भी कॉपर डाला गया है, ये सल्फेट हैं, देखिए सल्फेट साथ में लिखा हुआ है, याद रखें इस बात को। फिर जिंक सल्फेट के साथ हमने लोहे की कील डाली है, सिंपल लोहा डाला है, सिंपल तांबा डाला है, सिंपल जिंक का टुकड़ा डाला है सल्फेट्स में, यानी सल्फेट का मतलब विलन में, जो उनके घोल हैं। अब देखते हैं होता क्या है। अब हम अगर चित्र को नीचे देखिए, ध्यान से देखें तो ये इस तरफ आपके सीधे हाथ की तरफ जो बीकर रखे हुए हैं, मैं निशान लगाकर बताती हूँ, इस तरफ इनमें आप रखे हुए घोल को देखिए, ये पहले थे और उसके बाद आप दूसरी तरफ अपने उल्टे हाथ पर देखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो ऐसे हो गए। सबसे पहले हम आगे पढ़ें कि क्या हुआ, उससे पहले खुद चित्र को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। ए का घोल जब हम देख रहे हैं, पहले नीला आसमानी जैसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, जबकि हम दूसरी तरफ जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे तली पर कुछ बैठ गया है, उसका रंग अलग तरह का है और ऊपर वाले का रंग, पानी का रंग अलग तरीके से हो गया है, पानी जैसा ही दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि पानी में ही हमने घोल मिलाया है। तो ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बट गया है। क्या बट गया है? जिंक सल्फेट, हम बात कर रहे थे ना कि हमने इसमें जिंक मिलाया था, तो जिंक सल्फेट और कॉपर। दूसरे को जब हम देख रहे हैं तो इसमें हमने देखा पहले इसका रंग अलग था, पहले वाले में देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा रंग दिखाई दे रहा है इसका। उसके बाद जब हमने यहाँ पर देखा तो इसका भी रंग बदल गया, कॉपर नीचे तली में बैठ गया है और ऊपर वाले पानी का रंग बदल गया है और ये अब बन गया है क्या? पहले हमने बी में देखो, अगर मैं एक बार स्याही हटा देती हूँ ताकि आप और अच्छे से देख सकें। देखिए पहले में हमने कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का टुकड़ा लिया था और बन क्या गया है, ऊपर जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर नीचे बैठ गया है। दूसरे चित्र को जब हमने देखा तो कॉपर सल्फेट के साथ हमने लोहे की कील ली थी। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, लोहे की कील के साथ सल्फेट मिल गया और बन गया है आयरन सल्फेट और नीचे कॉपर जो है वो तली में बैठ गया है। सी में हमने देखा था जिंक सल्फेट के साथ तांबे की छीलन ली थी, वो चित्र जैसा था वो बिल्कुल वैसा ही अभी भी दिखाई दे रहा है, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ा। तीसरे के बाद हम जब चौथा देखा यानी डी को देखते हैं, आयरन सल्फेट के साथ तांबे की छीलन ली थी, वो भी जैसा था पहले वो अभी भी वैसा ही है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंक सल्फेट के साथ जब हमने लोहे की कील ली तो वो पहले जैसा था वो अभी भी वैसा ही है और देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है नो चेंज। इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब जिंक सल्फेट के साथ जब हमने तांबा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आयरन सल्फेट के साथ तांबा लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, जिंक सल्फेट के साथ लोहे की कील ली कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, आगे बढ़ते हैं। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, परीक्षण किया था, उसमें बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर अलग हो गया था। ये मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया था ना, यहाँ पर पहले वाले चित्र में, कि ये अलग अलग हो गए थे। अब इन्होंने बताया है कि क्या कहा इन्होंने, कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो गया, जो हमने चित्र में देखा ही था। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का पहले रंग जो है नीला था और यहाँ पर वो नीला रंग गायब हो गया है और इसके साथ ही बीकर के पेंदे पे कॉपर का भूरा रंग जमा हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नीला
कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो आप बता देंगे नीला होता है, अभी हमने चित्र में भी देखा था। और कॉपर का रंग कैसा होता है, तो कॉपर का रंग भूरा होता है, जो उसके बेस पर बैठ गया। चित्र में काला जैसा दिखाई दे रहा है पर वो ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर। इस तरीके से जो हमारी समीकरण बनती है वो बनती है कॉपर सल्फेट के साथ अगर जिंक को प्लस करेंगे यानी CuSO4 प्लस Zn करेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमें मिलेगा, यानी कि ZnSO4 प्लस Cu हमें मिलेगा। इसी तरह से बी में भी अभिक्रिया हुई थी। देखो ए में अभिक्रिया हुई थी, बी में हुई थी, सी डी ई में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यही हुआ था ना, ए में और बी में तो चेंज हुआ था, सी डी ई में नहीं हुआ था। तो बी में जो चेंज हुआ उससे हमें क्या मिला, उसमें हमने देखा था कि लोहे के साथ कॉपर सल्फेट को मिलाया था तो कॉपर फिर अलग हो गया था। विस्थापित होने का मतलब अलग बैठ गया, अलग हो गया, विस्थापित कर दिया मतलब अपनी जगह से हटा दिया उसे। तो पहले तो वो पूरे घोल के अंदर मिला हुआ था, उसके बाद वो अलग हो गया, नीचे तली पर बैठ गया। तो अपनी जगह से हट गया, वो दूसरी जगह पर बैठ गया, पहले पूरे में मिला हुआ था बैठ गया। तो यही होता है विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हटा देना, अलग होकर वो नीचे बैठ गया। तो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 में जब हम लोहा मिलाते हैं यानी Fe को मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर, जो मैंने आपको वहां चित्र में दिखाया भी था। देखो यहाँ ऊपर लिखा है FeSO4 और नीचे तली में बैठ गया कॉपर यानी कि Cu। अब हमने देखा कि CDE में तो कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई थी, इसका मतलब उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो जैसे थे वो वैसे के वैसे ही रहे, उसमें जो भी मिलाया था वो आपस में मिला ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? एक नियम की वजह से ऐसा हो रहा है। और नियम क्या है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती हैं। इसका क्या मतलब है, अभी देख लेते हैं। कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है जो धातु ज्यादा क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु को उसके जल के विलयन में से हटा सकती है, लेकिन अगर धातु कम अभिक्रियाशील है तो वो उसको जल के विलयन में से हटा नहीं सकती। इसका मतलब ये कि पहले वाला जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिंक, तो जिंक जो धातु है वो ज्यादा ताकतवर है यानी ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसकी क्रिया करने की क्षमता ज्यादा है। किससे? तांबे से। इसीलिए उसने कॉपर को, कॉपर मतलब तांबा ही होता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसी तरीके से लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा वो जल्दी क्रिया करता है, कहीं ज्यादा क्रिया तेजी से कॉपर के मुकाबले ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए जब उसे कॉपर सल्फेट में हमने मिलाया तो कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट बन गया। लेकिन जब हमने जिंक सल्फेट के साथ कॉपर को मिलाया तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ लिया है कि कॉपर के मुकाबले जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसलिए जब हमने जिंक के साथ कॉपर को मिला दिया, तांबा और कॉपर एक ही होता है, वो बस सल्फेट है क्योंकि उसे विलयन है, वो पानी मतलब वो दूसरी फॉर्म में है। तो जो ऊपर हमने कॉपर के विलेन के साथ कॉपर सल्फेट के साथ जिंक मिलाया था, लेकिन इस बार हमने जिंक सल्फेट के साथ कॉपर को मिलाया तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम ऊपर ही बात कर चुके हैं कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को अलग कर सकता है। लेकिन भाई जिंक ज्यादा ताकतवर है, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसका मतलब कॉपर कम अभिक्रियाशील है जिंक के मुकाबले। तो क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है इसलिए वो जिंक को हटा नहीं पाया और कोई अभिक्रिया नहीं हुई, ना सी में हुई है, ना डी में, ना ई में। इसका मतलब आयरन सल्फेट में से जब तांबा मिलाया तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, यहाँ पर पढ़ा था ना हमने, कॉपर में हमने लोहे की कील मिलाई थी तो उसने कॉपर को हटा दिया था, विस्थापित कर दिया था। इसका मतलब लोहा ज्यादा क्रियाशील था। तो जब हमने ऊपर बता ही दिया कि लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है तांबे के मुकाबले, तभी वो तांबे को हटा पा रहा है, तो तांबा थोड़ी लोहे को हटा पाएगा क्योंकि तांबा कम अभिक्रियाशील है। बिल्कुल इसी तरीके से जिंक के मुकाबले लोहा भी कम अभिक्रियाशील है। तो इस पूरी बात से हमें क्या पता चला, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा था? तो इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील था जिंक। और जिंक के बाद अभिक्रियाशील कौन था ज्यादा? तो जिंक के बाद अभिक्रियाशील था, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील था जिंक,
जिंक के बाद सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता लोहा, लोहे के बाद फिर आता है तांबे का नंबर यानी कि कॉपर का नंबर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इनमें कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो हम बोलेंगे जिंक, फिर उससे कम लोहा, उससे कम तांबा। जिंक को बोलते हैं Zn, कॉपर को बोलते हैं, तांबे को बोलते हैं Cu, लोहे को बोलते हैं Fe। तो सीक्वेंस लगाएंगे तो Zn पहले आएगा, Fe उसके बाद आएगा और Cu उसके बाद आएगा। और देखिए यहां पर यही लिखा हुआ है, Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है, फिर Fe और फिर Cu। यही इस पूरी वर्कशीट में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कौन सी धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है। जिंक ज्यादा है, उससे थोड़ी कम लोहा और उससे थोड़ा कम कॉपर यानी कि तांबा। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप इनको याद कर लीजिए ताकि आपके दिमाग के अंदर घोची पोची चीजें यानी कि सब मिक्सअप ना हो। जिंक Zn, लोहा या आयरन या Fe एक ही चीज है, कॉपर तांबा Cu एक ही चीज है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या सीखा, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। तो कॉपर का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट पढ़ा था ना हमने, मैंने आपको बता दिया विलयन है सल्फेट जो लिखा है, तो उसका रंग नीला होता है। और कॉपर का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ये तो हमने भी पढ़ा ही था। उसके बाद कॉपर और जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है, ये हमें बताना है। तो इसलिए विस्थापित नहीं कर पाता क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा ताकतवर था और कॉपर जो है वो, सॉरी ताकतवर नहीं लिखना, अभिक्रियाशील लिखना है। जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो उसे हटा नहीं पाता है या विस्थापित नहीं कर पाता है। फिर जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में दिखाना है, मतलब आपको ये बताना है कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उससे कम उससे कम। तो जिंक सबसे ज्यादा है, आयरन उससे कम और कॉपर उससे कम, तो हमने ये लिख दिया। फिर क्या होता है अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देंगे तो हमने पढ़ा ही था कि लोहा जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर सल्फेट के मुकाबले, ये अब तक हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो विस्थापन होगा वहां पर, यानी कि लोहे की कील जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना देगी और कॉपर को विस्थापित कर देगी और कॉपर तलछटी में यानी कि नीचे बैठ जाएगा, जैसा वहां चित्र में हमने देखा था। ये हमने इसका आंसर लिख दिया। और इस तरीके से फिर पांचवा हमें समीकरण दी गई है, इसको हमें पूरा करना है कि जिंक के साथ हम क्या मिलाएं कि जिंक सल्फेट बन जाए और हमें कॉपर अलग से प्राप्त हो। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जिंक के साथ कॉपर ही मिलाएंगे तभी हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉपर सल्फेट मिलाना होगा क्योंकि सल्फेट भी तो है। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा CuSO4, या नीचे लिख दिया है, आप यहाँ से एक बार देखकर लिख लीजिए। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, प्यारी सी अच्छी सी बहुत नॉलेज वाली। और आपको करना ये है कि अगर आपको ऐसा लगा है कि आपको ये टॉपिक इस वीडियो की वजह से समझ में आया या आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूं, आपका चैनल ऐसे ही चलता रहे, आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज नॉलेज वाली देखने को मिलती रहे, तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। और फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।